शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इमरजेंसी लैंडिंग का वीडियो सामने आया है। केदारनाथ हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। वो वीडियो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। ये बड़ी राहत की बात है। उत्तराखंड के केदारनाथ की ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से केदारनाथ के हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी हेलीकॉप्टर की, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हेलीकॉप्टर ने अपना कंट्रोल थोड़ी देर के लिए खो दिया है। इधर उधर मंडराता रहा हेलीकॉप्टर और उसके बाद इमरजेंसी लैंडिंग किस तरह से देखिए कराई गई है, उसका भी वीडियो आपके सामने है। उत्तराखंड के केदारनाथ की ये तस्वीरें हैं जहां पर हेलीकॉप्टर की केदारनाथ हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। सबसे खास बात और राहत भरी बात यही है कि हेलीकॉप्टर में जितने भी लोग सवार थे सभी सुरक्षित हैं, किसी को कोई चोट नहीं आई है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे बाल बाल बचा है ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से। ये तस्वीरें आपके सामने हैं उत्तराखंड के केदारनाथ से, केदारनाथ हेलीपैड की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से एक हेलीकॉप्टर जो कि लैंड करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लगता है कि उसका कंट्रोल खो जाता है और पायलट ने बड़ी मुश्किल से इस हेलीकॉप्टर को लैंड कराया है हेलीपैड के बगल में। ये तस्वीरें इस वक्त डरा देने वाली तस्वीरें हैं। बड़ी डरावनी खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से अपना कंट्रोल खोता दिखता है थोड़ी देर के लिए। सुमित चौधरी भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, ये दो तस्वीरें इस वक्त जो केदारनाथ हेलीपैड की सामने आई हैं, अगर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप और करीब आ जाएं। पहले ये वाली तस्वीर जो है इसका डिस्क्रिप्शन अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। यहां पर देखिए हेलीकॉप्टर ऐसा लग रहा है कि पायलट ने बिल्कुल नियंत्रण खो दिया है। इधर उधर मंडराता हुआ हेलीकॉप्टर नजर आता है। क्या सिचुएशन रही होगी, क्या एनालाइज कर पा रहे हैं? देखिए समीर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर है। मैं खुद इसी कंपनी के इसी हेलीकॉप्टर में सफर कर चुका हूं केदारनाथ में। और खास बात ये कि ये बेल के हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं। सबसे खास बात यह कि ये इन इलाकों में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हाइट के ऊपर हल्के वाहन जो होते हैं या फिर के हेलीकॉप्टर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। ये ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर है। और देखिए, अगर आप देखें कि ये संतुलन खोता हुआ, दरअसल जब 11,000 फीट की ऊंचाई पर आप पहुंचते हैं तो लैंडिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि लैंडिंग स्ट्रिप जो है अगर आप देखें ये सिर्फ एरिया है। यहां पर 4 हेलीकॉप्टर, अगर आप देखें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग यहां पर होती है। 4 हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग होती है। ये वाली तस्वीर ज्यादा क्लियर है सुमित। ये देखिए, इसमें यहां पर जो हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है वो पूरी तरह से दिख रहा है कि किस तरह से इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश यहां पर की जाती है, लेकिन मंडराता हेलीकॉप्टर यहां आकर लैंड हो पाता है। ये बहुत, आप कह सकते हैं कि ये बहुत सेफ खबर ये भी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं 2022 में इसी तरीके की एक लैंडिंग करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 7 लोग मारे गए थे समीर उसमें। और ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। और देखिए यहां पर अगर आप देखें ये लैंडिंग स्ट्रिप के ठीक पास इन्होंने प्रिकॉशनरी लैंडिंग की। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर थोड़ा सा भी हार्ड सरफेस से टकराता तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हो सकता था। ये बिल्कुल केदारनाथ मंदिर का जो प्रांगण है उसके ठीक यानी करीबन 600 मीटर की दूरी पर ये आप कह सकते हैं हेलीपैड्स हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सुबह के वक्त ज्यादातर हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है। ये वजह है कि इस समय हेलीकॉप्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है लैंडिंग और ये तस्वीरें एक बार सुमित अगर हमारे दर्शकों को आप बता पाएं, यानी ऐसा लग रहा है कि लैंड कराने की कोशिश तो इस जगह पर होगी, यहां पर लैंड करना था, लेकिन पायलट कोशिश करता है धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ हेलीकॉप्टर यहां आकर लैंड हो। समीर बिल्कुल देखिए, और अगर आप देखें कि हेलीपैड के ऊपर कितने ज्यादा लोगों की संख्या है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेलीकॉप्टर में बैठे हुए 7 लोगों को ही दिक्कत होती, बल्कि वहां जो मौजूद हेलीपैड पे लोग हैं, बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि ये आप सूझबूझ कह लीजिए पायलट की, उसने बहुत अच्छे तरीके से उसकी लैंडिंग कराई। और अगर आप देखें ये कंक्रीट है और इस तरफ ये हार्ड लैंडिंग का एरिया है, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि एक बड़ी अच्छे तरीके से उसने लैंड कराया। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बड़ा हादसा हो सकता है। और केदारनाथ में सही बात है, और पायलट की सूझबूझ की यहां पर तारीफ करनी होगी कि इस मुश्किल वक्त में भी उसने संयम बनाए रखा और सुरक्षित लैंडिंग कराई। इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, सुरक्षित हुई है और सभी यात्री, खास बात है निधि, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि बाल बाल बचाए ये हेलीकॉप्टर। और इस बीच हमारे साथ हरेंद्र नेगी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, सीधे वहीं से जहां पर ये हादसा हुआ है। हरेंद्र, क्या बताया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? केदारनाथ प्रशासन क्या कह रहा है इस हादसे के बारे में? सुनिए, बता दो आपको कि जिस तरह से ये बड़ा हादसा टल गया है, एक बहुत बड़ी बात हुई है कि भगवान केदारनाथ के
दर पे इस तरह के हादसे तो पिछले साल भी हुए थे और एक जिसमें 5 या 6 लोगों की मौतें हुई थी। लेकिन आज सुबह सुबह जब रुद्रप्रयाग केदार घाटी के सेरसी हेलीपैड से ये क्रिस्टल का हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए केदारनाथ जाता था, उसमें कम से कम 6 सवारी श्रद्धालु उसमें सवार थे, लेकिन और उसमें हेलीकॉप्टर भी सवार था। लेकिन उसमें एक सूझबूझ सबसे बड़ी बात यह है कि जो हेलीपैड है, हेलीपैड में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो उनको चोटें नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से ये जो हेलीकॉप्टर मंडराया और उसने अपना आपा खो दिया। हो सकता है कि किसी तरह से जो पायलट है उसने बड़ी मुश्किल से हेली को जो लैंड जहाँ पे होना था, हेलीपैड था, उससे नीचे आ गया है, तो तो सुरक्षित हो गए जितनी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ये तस्वीरें जो है वो विचलित करने वाली, बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया है। तकनीकी खराबी के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और देखिए आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हेलीपैड पर उतरने से पहले हेलीकॉप्टर बार बार घूमता नजर आया और जो नीचे स्टाफ थे उन्हें भी समझ आ गया कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। गनीमत रही कि जितने भी यात्री हेलीकॉप्टर में सवार थे सभी सुरक्षित हैं। और एक बड़ी खबर है, हिमाचल में सिरमौर की रैली में पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला। कहा इंडिया गठबंधन स्वार्थी और अवसरवादी है, साथ ही घोर सांप्रदायिक, घोर जातिवादी, घोर परिवारवादी है इंडिया गठबंधन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कांग्रेस ने कभी सामान्य वर्ग के गरीबों के बारे में नहीं सोचा, बीजेपी ने सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण दिया। ये कांग्रेस वाले उनके साथी 3 चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये घोर सांप्रदायिक है, दूसरा घोर जातिवादी है और तीसरा घोर परिवारवादी है। आपको ये 3 चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। ये मीडिया वाले दिमाग खपाएंगे तो बहुत खजाना खोल करके ले आएंगे। 60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी परवाह ही नहीं थी, चिंता ही नहीं थी। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था, मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण का मतदान कल होगा। इस चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 58 सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भी कल ही वोटिंग है। 7वें और अंतिम चरण के धुआंधार चुनावी प्रचार के बीच 6ठे दौर के मतदान की तैयारियां अंतिम दौर में है। पोलिंग पार्टियां अपने पोलिंग बूथ की ओर रवाना हो रही हैं। कल 6ठे चरण में 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान होगा। 6ठे चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, बिहार की 8, हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, ओडिशा की 6 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटें शामिल हैं। 6ठे चरण में 3 केंद्रीय मंत्रियों और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत कई फिल्मी सितारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। इसमें सुल्तानपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, ओडिशा के संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती, हरियाणा के करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, गुरुग्राम से राज बब्बर, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और उत्तर पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी जैसे कई दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। 6ठे चरण में 889 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कल की वोटिंग के साथ ही देश की 485 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। 7वें और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होना है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर ओबीसीज का हक मारकर मुसलमानों को आरक्षण देने का आरोप लगाया है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री
टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें ये आरक्षण दिया था। यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। और इसी असंवैधानिक कृत्य पर माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने टीएमसी गवर्नमेंट के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है। यह कार्य असंवैधानिक था और इसको अनुमति नहीं दी जा सकती है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना में चुनावी जनसभा की और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। 2 কোটি ছেলে মেয়ে চাকরি দেবে, দেশটাকে বিক্রি করে দিয়েছে, জাতিটাকে বিক্রি করে দিয়েছে, মানুষটাকে বিক্রি করে দিয়েছে, সমাজটাকে বিক্রি করে দিয়েছে, সংবিধানটাকে বিক্রি করে দিয়েছে। আর আগামী দিন যদি মোদি বাবু ক্ষমতায় আসে, জেনে রাখবেন দেশটা আর দেশে থাকবে না, আপনাদের কারো কোনো অধিকার থাকবে না। তাই আপনাদের বলবো যত শীঘ্র বিজেপিকে দিল্লির আসন থেকে সরানো যায়, হারানো যায়, সরিয়ে দেওয়া যায় তত মঙ্গল। গরিব লোকেরা 100 দিনের কাজ করে, 3 বছর 100 দিনের কাজ দেয়নি, টাকা দেয়নি, মেয়েরা পর্যন্ত মাথায় করে মাটি তোলে, ইট তোলে। তারপরে 3 বছর আন্দোলন করার পরে যখন দিল না, তখন আমরা সেই টাকাটা তাকে দিলাম। और इस बीच आरजेडी ने दावा किया है कि चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होने वाला है और व्यवस्था बदलने वाली है। आरजेडी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफसरों को कानून के दायरे में रहकर काम करने की चेतावनी दी है। व्यक्ति अर्श से फर्श पर आने वाला है और अर्श से फर्श पर आने वाले व्यक्ति की बात की दबिश में अगर आप कोई ऐसी कार्रवाई करते हैं इधर उधर करने की, तो सचेत हो जाइए। व्यवस्था बदल रही है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है, हम तो इसी किताब से चलेंगे, लेकिन जो लोग नहीं चल रहे हैं इस किताब से, उनका फैसला आवाम भी करेगी और ये किताब करेगी। हर अधिकारियों का कहीं न कहीं फीडबैक खुल करके सामने आ ही रहा है। कौन नहीं जानता है वो कौन व्यक्ति है जिसके दबाव में क्या हो रहा है? कौन है सेवानिवृत्त व्यक्ति? एक व्यक्ति जानता है बिहार का? कौन है जो राजभवन जा रहा है? आचार संहिता के मामले में प्रोटोकॉल के दायरे बने होते हैं, प्रोटोकॉल का निर्वहन किस रूप में होना है, उसके सारे मानदंड हैं। अगर कोई नियमों को तोड़ेगा हम और कोई कानून से छेड़छाड़ करेगा तो कानून कभी उसको छोड़ नहीं सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग के आंकड़े तत्काल जारी करने की एडीआर की याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हम लोकसभा चुनाव के दौरान अंतरिम राहत नहीं दे सकते। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने एडीआर की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। गैर सरकारी संगठन एडीआर ने मतदान के बाद वोटर टर्नआउट देरी से जारी करने के चुनाव आयोग की प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और वोटिंग के आंकड़े तत्काल जारी करने की मांग भी की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवेदक एडीआर की याचिका पर इस मामले में फिलहाल कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा, फिलहाल देश में चुनाव चल रहे हैं और मौजूदा हालात को देखते हुए इस मामले को टाल दिया गया। गैर सरकारी संगठन एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें वोटिंग के 48 घंटे के भीतर सभी बूथ का फाइनल डेटा आयोग की वेबसाइट पर जारी करने की मांग की गई थी। एनजीओ ने चुनाव आयोग पर लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में वोटिंग % जारी करने में देरी का आरोप लगाया था। इसमें वोटिंग के दिन जारी शुरुआती आंकड़े के मुकाबले वोटिंग % लगभग 5 से 6% ज्यादा था। और एक बड़ी खबर है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम परिवार को राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से
आजम खान की पत्नी और बेटे को मिली है जमानत। आजम खान की 7 साल की सजा पर हाईकोर्ट से रोक लगी। आजम खान की पत्नी और बेटे को जमानत मिल गई है। फर्जी प्रमाण पत्र केस में आजम परिवार को एक बड़ी राहत मिली है। आजम खान की 7 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ जुड़े हुए। पंकज जी, क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, पूरी कहानी जो ये है कि आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, जो कि विधायक भी रहे, उनका 2 बर्थ सर्टिफिकेट बन गया था। एक 2012 में बना था, एक 2015 में, एक रामपुर से, एक लखनऊ नगर निगम से। उसी की शिकायत की थी बीजेपी के विधायक आकाश सक्सेना ने। उन्हीं बर्थ सर्टिफिकेट पर 2 पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड भी बन गए थे। उसी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से इन तीनों को, यानी आजम खान, उनकी पत्नी और उनके बेटे को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ ये लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 मई को पूरी सुनवाई होने के बाद जजमेंट जो रिजर्व कर लिया गया था, आज फैसला सुनाया गया, जिसमें तीनों को जमानत मिल गई, यानी आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। तो इनके बेटे और पत्नी तो जेल से छूट जाएंगे, लेकिन आजम खान को एक और मामले में 7 साल की सजा हुई है, इसीलिए वो जेल से नहीं छूट पाएंगे। एक और बड़ी राहत आजम खान को इस मामले में ये भी मिली है कि उनको जो 7 साल की सजा मिली थी, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस संजय सिंह है, जिनके यहाँ ये मामला चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, उन्होंने उनकी सजा पर भी रोक लगा दी है। अब डिटेल ऑर्डर मिलता है तो पूरा ब्यौरा उसमें साफ हो पाएगा। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो आजम खान के परिवार को एक बड़ी राहत मिली है फर्जी प्रमाण पत्र केस में। और आइए आगे बढ़ते। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम की हत्या में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। कोलकाता पुलिस का दावा है कि पहले उनकी गला घोंटकर हत्या की गई और फिर शव के टुकड़े कर दिए गए। बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी आवामी लीग के सांसद अनवारुल अजीम कोलकाता विजिट पर आए थे। 13 मई से वो लापता चल रहे थे। उनकी बेटी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो संपर्क नहीं कर पाई तो कोलकाता के 12 नगर थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। दावा किया जा रहा है कि अनवारुल अजीम की हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी दी गई थी। सांसद के एक दोस्त पर सुपारी देने का शक है। कोलकाता के न्यू टाउन के एक फ्लैट में एक महिला के साथ गए थे अनवारुल अजीम। सांसद के दोस्त की करीबी है संदिग्ध महिला। दावा है कि संदिग्ध महिला प्रलोभन देकर सांसद को फ्लैट पर ले गई थी। फ्लैट में भाड़े के हत्यारों पर हत्या करने का शक है। 22 को आज हम लोग को एक इनपुट मिला है कि उनका मर्डर कर दिया गया है और उसके बाद हम लोगों ने ये जो फ्लैट है लोकेट किया है एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि इस केस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डिटेक्ट किया जाए। अभी ये मैटर सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही, बहुत जल्दी जब सब कुछ खुल हो जाएगा तो सब बता दिया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे। पुणे कार हादसे के बाद कानपुर में भी इसी तरह के हादसे के लिए जिम्मेदार नाबालिग के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। साथ ही लापरवाही के लिए जिम्मेदार पुलिस वालों पर भी एक्शन की तैयारी है। यूपी के कानपुर में भी पुणे पॉश कांड जैसा मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग से 7 महीनों में 2 सड़क हादसे हुए, जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई, लेकिन उस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। कानपुर में पुणे पॉश कांड जैसा मामला, यहाँ एक डॉक्टर के नाबालिग बेटे ने 2 सड़क हादसों को अंजाम दिया। पहला हादसा 27 अक्टूबर 2023 को हुआ। नाबालिग ने 2 लोगों को कार से कुचला। हादसे में दोनों की मौत हो गई, लेकिन हल्की धाराएं लगाकर नाबालिग को छोड़ दिया गया। वहीं नाबालिग ने 31 मार्च 2024 को दूसरे सड़क हादसे को अंजाम दिया और अपनी तेज रफ्तार कार से 4 लोगों को कुचल दिया। मामलों में केस तो दर्ज हुआ, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पुणे की घटना के 2 दिन बाद नाबालिग को 21 मई को पकड़ा गया। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया। नाबालिग के पिता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। किन पुलिसकर्मियों द्वारा जो है वो इसमें लापरवाही की गई और क्यों जो है वो इसमें पूर्व में इस बालक के विरुद्ध चार्जशीट नहीं लगी थी, उसके लिए विभागीय कार्रवाई प्रचलित है और इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उन सब के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस का दावा है कि गाड़ी नाबालिग लड़का ही चला रहा था। पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। ड्राइवर के जरिए जांच को गुमराह करने की कोशिश हुई है, ये पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। सबूत नष्ट करने की धारा आईपीसी 201 जोड़ेगी अब पुलिस। हमारे जांच में ये स्पष्ट आया है कि ये जो जुवेनाइल एक्यूज्ड है यही गाड़ी चला रहा था और इसके लिए क्रोनोलॉजिकली जो एविडेंस जरूरी थे वो एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे
जब वो घर से निकला था उसके घर के सिक्योरिटी गार्ड के पास की जो रजिस्टर है उसमें पहली एंट्री है कि ये लड़का, ये आरोपी ये गाड़ी लेके निकला है। इस प्रकार के सीसीटीवी फुटेजेस और अलग अलग एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस के तौर पे ये हमारी निश्चित हुई है कि ये गाड़ी ये जुवेनाइल एक्यूज चला रहा था। इसके साथ साथ आई विटनेसेस की स्टेटमेंट भी हमारे पास है जो टेक्निकल एविडेंस को कोरोबोरेट करती है। इसमें हमने बताया कि इस प्रकार की कुछ अटेम्प्ट घटना होने के कुछ घंटों में करने का प्रयत्न किया गया था कि इसमें ड्राइवर, ये एडल्ट ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा था और ये आरोपी ये गाड़ी नहीं चला रहा था। इस तरह की बात सामने आ रही है। इसकी हम पूरी तरीके से तहकीकात करके जो भी इस प्रकार का प्रयत्न किया उसके विरुद्ध 201 आईपीसी एविडेंस डिस्ट्रक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। और पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है। इस मामले में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का लिंक भी सामने आया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। पुणे कार हादसे में नाबालिग आरोपी के दादा से पुलिस ने पूछताछ की है। मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम ने नाबालिग के एक दोस्त और उसके पूर्व ड्राइवर से भी कई सवाल किए। इस बीच फोरेंसिक टीम ने दुर्घटना में शामिल आरोपी की कार की भी जांच की। नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द करके उसे 5 जून तक के लिए बाल सुधार गृह में भेजा जा चुका है। वहीं आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कल आरोपी के पिता और उसके दादा का आमना सामना भी कराया गया। अब इस मामले को लेकर शिवसेना नेता ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि नाबालिग आरोपी के दादा का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। 2009 में मेरे ऊपर, मैं शिवसेना की तरफ से चुनाव को खड़ा था वडगांव शहरी मतदार संघ से विधायक के इलेक्शन को। वही टाइम पे मेरे से छोटा राजन को बोल के, यही नाबालिग के दादा है, ये नाबालिग के दादा ने छोटा राजन जी को सुपारी दिया था मेरे को मारने के लिए। और छोटा राजन के लोगों ने आके ऊपर मेरे पे गोलीबार भी किया था। इधर जो गाड़ी चलाने वाला मेरा दोस्त है शकील, उसके छाती में गोली भी लग गई थी। महाराष्ट्र के ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 9 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। ठाणे की केमिकल फैक्ट्री में धमाके का रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। धमाका इतना जोरदार था कि शुरुआत में लोगों को लगा कि भूकंप आया। धमाके की आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाका केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से हुआ। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की 5-6 कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। आसपास के कई मकान और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। जिस समय ये दुर्घटना हुई तो पहले ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये अर्थक्वेक है या कुछ हुआ है। तो सबसे पहले मैं जहाँ पे था, यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर था, मेरी पूरी बिल्डिंग हिल गई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कंपनी मालिक के खिलाफ पुलिस ने धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद मामले की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए थे। सरकार ने 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। इस बीच विपक्षी नेता अंबादास दानवे ने भी घटनास्थल का दौरा किया और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। और ग्रेटर नोएडा में आज सुबह भीषण हादसा हो गया। दनकौर थाने के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ गई। ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आए दिन ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर कोई न कोई भीषण हादसा देखने को मिलता है। इसी कड़ी में एक और हादसे की खबर सामने आई है, जहां ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली ईंट से भरी हुई थी। इस हादसे में कार सवार 2 महिलाएं घायल हो गयी, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जबरदस्त टक्कर में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल क्रेटा कार ने ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जोरदार टक्कर मारी। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में मां बेटी कार के अंदर फंस गए, जिसके बाद सबसे पहले स्थानीय लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर उनकी मदद की। बेटी को बाहर निकाला गया, मां को भी रस्सी से खींचकर बाहर निकाला गया। मां बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहा जा रहा है कि दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा स्पोर्ट्स सिटी यमुना एक्सप्रेसवे दनकौर के पास हुआ। पुलिस का कहना है कि सुबह के वक्त नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है।
और भीषण गर्मी की वजह से देश के कई राज्यों में हालात खराब हैं। कई राज्यों में पारा 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। 7 राज्यों में अगले 5 दिनों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। गर्मी से 12 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार दूसरे दिन राजस्थान का बाड़मेर सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया। यहाँ कल तापमान 48.8 डिग्री तक पहुँच गया। जयपुर में भीषण गर्मी के चलते प्रशासन ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया। गर्मी से यूपी के शहरों का भी हाल खराब है। तस्वीरें आगरा की हैं, जहां गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन ने जगह जगह पानी का छिड़काव कराया। लखनऊ में भी गर्मी ने लोगों को बेचैन कर दिया है। लोग गर्मी से बचने के लिए पूरे शरीर को कपड़े से ढककर बाहर निकल रहे हैं। अगले 2 दिनों में लखनऊ का तापमान 48 डिग्री के ऊपर पहुंच सकता है। भीषण गर्मी पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है, जिसके चलते हापुड़ में एक शख्स ने पेड़ों पर सैकड़ों घोंसले लगा दिए, जिसमें पक्षियों के पीने के लिए पानी भी रखा है। एमपी के खंडवा में भीषण गर्मी के बीच लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। 5 दिनों से जारी जल संकट ने लोगों को चक्का जाम करने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने खंडवा में पानी टैंकर भेजने का आश्वासन दिया। पुणे की राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी में 146वें कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। परेड में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे मुख्य अतिथि थे। देखिए रिपोर्ट। 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये कैडेट भारतीय सेना में जाने के लिए तैयार हैं। ये कैडेट्स अब आर्मी, वायुसेना और नौसेना के लिए अगले 1 साल तक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हासिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने परेड का अवलोकन किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को पुरस्कृत किया। जनरल मनोज पांडे ने महिला कैडेट्स को नारी शक्ति और समावेशी सशस्त्र बलों के प्रति सेना की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। एनडीए से पास आउट होने वाले कैडेट्स सेना में जाने पर खुश दिखे, तो वहीं दोस्तों से बिछड़ने का गम भी दिखा। बहुत गर्व की ये एक मोमेंट है हमारे लिए कि हम आज यहाँ से पास आउट हो रहे हैं। और मेडल हाँ थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन सबसे खुशी की बात तो ये है कि हम अपने पूरे कोर्स के साथ आज पास आउट हो रहे हैं। और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी है, जिसके बाद हम सारे लोग एक साथ नहीं मिलेंगे। 3 साल का टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला। काफ़ी टफ टाइम भी होता है, पर उनसे सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। स्पेशली कैंप्स वगैरह हो गए, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और फाइनली 3 साल बाद अभी लग रहा है कि काफ़ी कुछ पेरेंट्स को यहाँ पे देख के लग रहा है कि जीवन में हाँ सही में कुछ अचीव किया है।